सुप्रभात छात्राओं, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अंतराल पाठ्य पुस्तक से आरोहण पाठ की चर्चा करेंगे, जो कि संजू द्वारा रचित है। तो आइए सबसे पहले संजू, जो कि लेखक हैं, इसके जीवन परिचय को देखेंगे। संजीव का जन्म 6 जुलाई 1947 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गांव बांगर कलां में हुआ था। इन्होंने बीएससी तक शिक्षा प्राप्त की। समकालीन कहानी लेखन के क्षेत्र में संजीव का प्रमुख स्थान है। उनकी कहानियां अधिकतर हंस में प्रकाशित हुई हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं 30 साल का सफ़रनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियाँ, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत मुक्ति आदि। उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, जंगल जहाँ शुरू होता है, सावधान, नीचे आग है, धार, सूत्रधार आदि। संजीव की कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी भाषा में एक ऐसी रवानगी है जो पाठक को बांधे रखती है। शब्दों का सटीक प्रयोग संजीव की भाषा की अपनी पहचान है। आइए आरोहण पाठ की कहानी को देखते हैं। सबसे पहले इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उन पर चर्चा करेंगे। भूप सिंह, रूप सिंह का बड़ा भाई या महीप का पिता। रूप सिंह, भूप सिंह का छोटा भाई। शैला, भूप सिंह की पत्नी या महीप की माँ। महीप, भूप सिंह और शैला का बेटा। शेखर, रूप सिंह का दोस्त। त्रिलोक सिंह, गांव का बूढ़ा आदमी। और इन्हीं पात्रों से ये पूरी कहानी की विस्तार से वर्णन हुई है। आरोहण लेखक संजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत की भांति लिखी गई एक कहानी है। इस कहानी में पात्र के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश की जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश को उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। पर्वतीय प्रदेश के आपसी संबंधों और प्राकृतिक आपदाओं का चित्रांकन भी लेखक ने बड़ी ही संजीदगी से किया है। मैदानी और समतल स्थलों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश का जीवन अधिक कठिन, जटिल, कष्टप्रद, दुखद और संघर्षमय होता है। इसी संघर्षशील जीवन का सुंदर विवरण प्रस्तुत कहानी में रेखांकित किया गया है। रूप सिंह अपने गॉडफादर के बेटे और आईएएस ट्रेनी मित्र शेखर कपूर के साथ लगभग 11 वर्षों बाद अपने पैतृक गांव माही वापस लौट रहा था। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतारकर आगे बढ़ जाती है। यहाँ से उसका गांव माही 15 किलोमीटर दूर था। 11 वर्ष बाद भी उसके गांव जाने वाली सड़क पगडंडी ही थी। अभी सुबह के 10 बजे थे, परंतु गांव के पहुँचते शाम हो ही जाएगी। वहीं एक चाय की दुकान पर चाय पीकर उन्होंने चाय वाले से घोड़ा आदि मिलने के बारे में पूछा। वहाँ उन्हें एक किशोर मिला जो उन्हें गांव ले जाने के लिए 2 घोड़े, जिसका नाम है हीरू, भीरू, इन्हें लेकर आया। वे घोड़ों पर सवार होकर गांव के लिए चल पड़े। घोड़े वाला किशोर पैदल ही उनके साथ साथ चल पड़ा। वे रास्ते में पत्थरों की अजीब और अनेक किस्मों के बारे बात कर रहे थे। बीच बीच में वे घोड़े वाले किशोर से भी बात करना चाहते थे, परंतु किशोर उनकी बातों में रुचि न लेकर अपने रास्तों के बारे में अधिक गंभीर था। वह बहुत कम बोलता था। रास्ते में ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए रूप सिंह को अपने बचपन की स्मृतियां ताज़ा हो आती है। वह उस घटना को याद करता है जब वह और उसका बड़ा भाई भूप सिंह एक खाई में गिरते गिरते बचे थे। रास्ते में उन्हें एक जवान लड़की भेड़ें चराते हुए मिलती है। शेखर रूप से उसी जैसे किसी लड़की से प्यार होने की बात पूछता है। रूप सिंह उसे अपनी सुंदर प्रेमिका शैला के बारे में बताता है। शैला इस भेड़ चराने वाले लड़की से अधिक सुंदर थी। घाटियों और पहाड़ियों के बीच से गीत की गूंज उन्हें निरंतर सुनाई पड़ती है। यह एक दर्द भरा गीत था। दर्द से व्यतीत रूप सिंह को अपने माता पिता और बड़े भाई भूप सिंह की याद आने लगती है। दोनों आरोही अति उत्साही थे। वे पर्वत आरोहण पर निरंतर चढ़ाई कर रहे थे। चलते चलते उन्हें पता नहीं चला कि कब वे पर्वत
पर्वत के बीच मैदान में चले आए। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच यह मैदान संकरा होता चला जा रहा था। उस घोड़े वाले किशोर का नाम महीप था। महीप उन्हें समय ना खराब होने की सलाह बार बार देता है। वे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें नदी के साथ सटे संकरे पहाड़ में साथ चलना था। शेखर डर के मारे घोड़े से नीचे उतरना चाहता है, परंतु महीप ने उन्हें मना कर दिया। जिस चारागाह पर रूप सिंह और उसकी प्रेमिका शैला कभी भेड़ें चराते थे, अब उस चारागाह का कहीं नामो निशान नहीं था। रास्ते में रूप सिंह शेखर को वह जगह भी दिखाता है जहां वह और उसकी प्रेमिका शैला भेड़ें चराने के बहाने मिला करते थे। अब वह पहाड़ और चारागाह भूस्खलन के कारण नष्ट हो गए थे। रूप सिंह शेखर को भावुकता से कहता है, ओ शेखर साहब, ये दृश्य नष्ट हो गए। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियां, वो मुलाकात, सब के सब दब ढक गए भूस्खलन में। अब वो नए रास्ते हैं और इन्हीं से होकर चलना है। रास्ते में एक सुर्गी गांव पड़ता है। यह माही के रास्ते का अंतिम गांव था। सुर्गी यानी स्वर्ग। महीप को देखकर रूप सिंह और शेखर दोनों कहते हैं कि पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, परंतु बर्फ के समय यह किशोर क्या करता होगा, यह एक बड़ा सवाल था। वे महीप से कहते हैं कि अब हम पैदल चलेंगे और तुम थोड़ी देर के लिए घोड़े पर बैठ जाओ, परंतु महीप मना कर देता है। रूप सिंह महीप से पूछता है कि तुम किस गांव का है और तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं। महीप कहता है, साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है। आगे रास्ते में एक झरना था और एक उजड़ी हुई पंचक्की। घोड़े के मुंह में पानी लगा देता है। रूप सिंह और शेखर दोनों नीचे उतरे तो महीप ने भी बहते झरने से पानी पिया। अब गांव नज़दीक आ रहा था। वर्षों पुराने स्मृतियों के अब दरवाजे खुल रहे थे। एक ओर सूपी नदी और एक ओर जंगल। रूप सिंह सोच रहे थे कि अब हमारे खेत नीचे हो गए होंगे, वहाँ अपना घर होगा, अपने लोग होंगे, अपने माता पिता, भूप दादा और गांव के अन्य लोग होंगे। अब कितने दूर रह गया है अपना गांव। वह गुनगुनाता है, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। उन्होंने महीप को 100 रुपये किराया देने की बात की थी, परंतु ना जाने क्यों रूप सिंह ने उसे 10-10 के 12 नए नोट दे दिए। शाम होने लगी थी। उन्होंने महीप को यहीं रुकने को कहा, परंतु महीप ने हाँ नहीं की। घोड़ों से उतरकर उन्होंने एक बुजुर्ग से पूछा कि यहाँ 11 साल पहले राम सिंह हुआ करते थे, जिनके रूप सिंह और भूप सिंह 2 बेटे थे। वहाँ हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर था। काफ़ी देर के बाद बूढ़े ने कहा कि अरे रूप सिंह तो बहुत पहले ही गांव छोड़कर भाग गया था। तभी रूप सिंह बूढ़े बुजुर्ग से कहता है कि अच्छा, आप त्रिलोक सिंह हैं। बातों बातों में ही वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि ये लड़का रूप सिंह है जो गांव छोड़कर भाग गया था। अब रूप सिंह पर्वत आरोहण संस्थान में 4000 रुपये की नौकरी करता है। वह बूढ़ा त्रिलोक को बताता भी है कि उसका बड़ा भाई भूप से अभी इसी गांव में है। अब उसकी एक बीवी और एक बेटा है। ये जो लड़का तुम्हें घोड़ों पर बैठा कर तुम्हें लाया है महीप, यही उसका लड़का है। तभी वहाँ एक गोरा चिट्टा गले में मफलर डाले दरमियाने कद का व्यक्ति आया। यह व्यक्ति रूप सिंह का बड़ा भाई भूप सिंह था। भूप सिंह उन दोनों को पहाड़ पर बसे घर में ले जाता है। वहाँ उसकी दूसरी पत्नी है। भूप सिंह उन्हें माँ बाप और अपनी पहली पत्नी शैला के बारे में बताता है, जिस पहाड़ पर कभी रूप सिंह का घर होता था। वहाँ भूस्खलन होने के कारण माँ बाप, नदी नाले इत्यादि दब गए थे। भूप सिंह की पहली पत्नी शैला वही लड़की थी जो कभी रूप सिंह की प्रेमिका हुआ करती थी। ऊपर जहाँ भूप सिंह का घर है वहाँ मकई का फसल खड़ी थी। चारों ओर सेब और देवदार के वृक्ष थे। उस रात बूंदाबांदी और कभी कभी जोरदार बारिश होती रही। सुबह दोनों को भूप ने जगाया और उन्हें खाने के लिए मकई के भुने दाने दिए। कुछ देर बाद सूर्य निकल आया। नाश्ते के समय वे काफ़ी दिनों बाद
एक साथ बैठे। भुने हुए मकई दाने और चाय भाभी सेक सेक कर उन्हें दे रही थी। वे नमक मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। बातों बातों में भूपसी रूपसी को बताता है कि तेरे चले जाने के बाद इतने बर्फ पड़ी कि हिमांग पर्वत उसका वजन उठा ना सका, धसक गया और उसमें 3 नाले खेत, माँ बाप सब दब गए मलबे में। मैं क्योंकि दूर था इसलिए बच गया। मैं अकेला लाचार था। अगर तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई मिलकर खेत भी खींच लाते, निकाल लाते, माँ बाप को भी। लेकिन नहीं हो सका। वहीं पहाड़ कब्र बन गया सबका। भूप से थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, तू भी पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर अकेला भटकता बहुत छटपटाया, लेकिन कहाँ सहायता मिला। सहारा भी देता तो कौन। 10-10 किलोमीटर तक धंसाव हो चुके थे। रास्ते बदल गए, नदियाँ बदल गए, इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी। इसके बाद भूप से शैला के साथ नए खेतों के बारे में जो बनाता है उसको बताता है कि वह शैला के आने से खेती फैल गई। बर्फ ना जमे रहे इसके लिए खेतों को ढालुआं बनाया। सिंचाई के लिए भी पानी के नालियों के बहाव को खेतों की ओर मोड़ दिया। अब खेतों में पेड़ लगा रखे हैं। सर्दियों में इन पेड़ों की लकड़ी जलाने की काम आती है। जब रूपसिंह ने भूपसी से यह पूछा कि अब भाभी कहाँ है, तब भूपसिंह ने बताया कि जब काम ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने नीचे से एक दूसरी औरत ले आया। शैला का एक बेटा महीप पैदा हुआ। जब महीप 9 साल का था तो उसकी माँ यहीं से सूपी नदी में कूद गई। और यह सुनकर रूपसिंह और शेखर स्तब्ध रह गए। अब महीप मेरे साथ बोलता तक नहीं है। शायद अपनी माँ की मौत का गुनहगार मुझे ही मानता है। अब वह नीचे के घरों में अकेला रहता है। रूपसिंह और शेखर को अब बात समझ में आ रही थी कि क्यों महीप ने माही वालों से बात नहीं की थी। बातें करते करते भूपसिंह का गला भर आया था। रूपसिंह बड़े भाई को अपने साथ ले जाने की बात करता है। वह भावुक होकर कहता है कि बहुत दुख झेले आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर चलते रहे पहाड़ पर। अब बस करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हें अपने साथ लेवा जाना चाहता हूँ। मुझे सरकार की तरह से पक्का क्वार्टर और 4,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती है। उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। भूपसिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रूपसिंह ने यह कहा कि यह पहाड़ कभी भी धंस सकता है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। अब हम नीचे चले गए हैं और आप ऊपर अकेले कैसे रहेंगे। भावुक होकर भूपसिंह कहता है, कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ। यहाँ पर माँ है, बाबा है, शैला है और सोए हुए पेड़ हैं। उन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो ये रही आरोहण पाठ की ये कहानियाँ। धन्यवाद।